उसी के विरोध में काला दिवस के रूप में हम लोग इसी इको गार्डन में मनाएंगे। सारे भाई बहन सब यहीं पे बाल गुटवाएंगे। नमस्कार। परसों सोमवार इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन था। जैसे हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने इस समय एक तरह से कमान संभाली हुई है इस लोकतंत्र के जो भी साख गिर रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको संभालने की। उसने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि दिल्ली के जो 2 प्रोटेस्ट स्थल थे जहां पे धरना प्रदर्शन होता था और जहां पे रोक लगी हुई थी, जंतर मंतर और साथ में बोट क्लब मतलब इंडिया गेट के सामने वाला हिस्सा जो है, इन दोनों जगह पे उसने कहा कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जैसे पहले धरना प्रदर्शन होता था उसी तरह से धरना प्रदर्शन होगा। वो चूंकि ऑर्डर है उसमें जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस भूषण का, ये बड़ा लैंडमार्क ऑर्डर है। कारण ये है कि धरना प्रदर्शन को हम लोग एक अजीब ढंग से देखने लगे हैं। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लीजिए। हिस्ट्री यह है कि धरना प्रदर्शन किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि अगर आपका डिसेंट नहीं होगा, अगर आपका प्रोटेस्ट करने का हक नहीं होगा तो डेमोक्रेसी बिल्कुल निरंकुश हो जाएगी। और खास करके हिंदुस्तान की आज़ादी इस मतलब असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंस, इन सब की बिना पे मतलब धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, अनशन इन्हीं की बिना पे मिली है। और आज जो मतलब जिसको यहाँ पे बचा के रखना चाहिए, उस हिंदुस्तान में आज इस डेमोक्रेसी के को कुछ एक अदालतें जिनका कोई मतलब उन अदालतों की उन डिसीजंस का कोई मतलब नहीं है। 1993 में बोट क्लब पे रोक लगी और फिर धीरे धीरे वो जंतर मंतर पे चलता रहा कि नहीं भाई लगे होगा नहीं होगा। और 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है ये मैं पिछले एक एपिसोड में कर चुका हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री रविशंकर के अगेंस्ट एक ऑर्डर दिया जिसमें उनको 5 करोड़ रुपए और अगर ऑर्डर ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए तो 13 करोड़ रुपए जमा करने, वो आज तक जमा नहीं हुए। उस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक निर्णय की आड़ में सरकार ने 2017 से जंतर मंतर और बोट क्लब पे प्रदर्शन धरना के पे रोक लगा दी। अब जरा आगे का हाल सुनिए। आगे का हाल यह है कि उन्होंने कहा कि अब आपको धरना प्रदर्शन अगर करना है तो आप रामलीला मैदान में जाइए। रामलीला मैदान में जो ये सब सरकारी आंकड़े हैं, इस रोक लगने से पहले जंतर मंतर में ऑन एन एवरेज एक साल में करीब 24,000 एप्लीकेशन आती थी कि भाई धरना प्रदर्शन करने के लिए वो जरा पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है इस तरह की, और कुछ एक छोटी फॉर्मेलिटी भी होती है, उसकी 24,000 एप्लीकेशन एक साल में आती थी। वो धरना प्रदर्शन जब रामलीला ग्राउंड में शिफ्ट हुआ तो वहां पे नवंबर 2017 से अभी तक महज 11 धरना प्रदर्शन या रैली हुई है। अभी अजीब सी बात है। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण मुख्य यह है कि रामलीला मैदान की फीस 50,000 रुपया रख दी गई है। अब ये 50,000 रुपया आप खुद बताइए, जो धरना प्रदर्शन कर रहा है वो इस देश के कोई अंबानी, अडानी, ये लोग तो आके धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं कि भाई हमें और फायदा दो, या ललित मोदी या नीरव मोदी या मलाया जी तो आके कर नहीं रहे हैं कि 50,000 रुपया किया उनको कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। अरे धरना प्रदर्शन जो कर रहा है वो ज्यादातर बिना टिकट, आधा टिकट, पूरा टिकट, किसी के साथ लटक के, किसी के साथ करके किसी तरह दिल्ली पहुंचता है अपनी बात कहने के लिए। वो 50,000 रुपया उसके पास कहां है? तो इनडायरेक्टली आप इसमें भी ये चाह रहे हैं कि जैसे मतलब जो आजकल पूरा देश इवेंट कर रहा है, रोज इवेंट हो रहा है, तो शायद ये करते करते हम लोगों को ये लगा कि अब जो धरना प्रदर्शन हो वो सुंदर सा बैनर पीछे लगे कि धरना स्पॉन्सर्ड बाय इफ्को, स्पॉन्सर्ड बाय एयरटेल, स्पॉन्सर्ड बाय मतलब इंडियन ऑयल,
आप ये धरना प्रदर्शन करिए तो कभी वो स्पॉन्सरशिप में कभी आके कोई अच्छा गाना गाए और कभी धरना प्रदर्शन भी हो। धरना प्रदर्शन इवेंट नहीं है, धरना प्रदर्शन एक अभिव्यक्ति है और ये ह्यूमन राइट्स है। और ये राइट टू प्रोटेस्ट हमें इस फंडामेंटल राइट है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब राइट टू प्रोटेस्ट का होता है तो उसमें तीन चीजें उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तीन चीजें उसके साथ आती हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, दफा 144 लगती है कि आप 5 लोगों के साथ, लेकिन फ्रीडम ऑफ असेंबली इस देश का बुनियादी हक है मेरा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत से संस्थाओं को इस देश में समय समय पर सस्पेंड या टर्मिनेट किया गया है, उनके ऊपर रोक लगाई गई है। उसमें इस देश के आज जो गवर्निंग पार्टी है बीजेपी, उसके साथ की एक मतलब उनकी सहयोगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहां से वो ड्रॉ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, उस संगठन पे इस देश में रोक लगी हुई है। तो राइट टू एसोसिएशन और राइट टू स्पीच, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप ये कैसे रोक सकते हैं, मेरे बुनियादी सवाल। अच्छा, अब जरा सुनिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब ये ऑर्डर दिया तो किस बिना पे दिया कि भाई वहां पे बड़ा शोर होता है। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि रात में 10 बजे के बाद वहां शोर होता है, एक जो आजकल डेसिबल बोला जाता है कि कितनी आपको परमिशन है, इससे ऊपर आप ना करें। आप लोग जो भी दिल्ली गया है उसने जंतर मंतर भी देखा है और उसने बोट क्लब भी देखा है। ये कोई भी जो इस राजनीतिक किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी समय की बात हो, जहां पे जंतर मंतर और बोट क्लब है, क्या वहां पे कोई रिहायशी घर भी रहते हैं? हाँ, रिहायशी जरूर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचे और रात में उसकी नींद पे भी खलल पहुंचे तो मैं तो इसको अच्छी बात कहूंगा डेमोक्रेसी के लिए, कि कोई तो है जो सुन रहा है। उसके बाद अगर आपको इतना ये है रात में लोगों के सोने का, किसी सरकार ने, किसी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, किसी और ट्रिब्यूनल ने क्या कभी ये संज्ञान लिया कि जो बारात निकलती है रात में, जिसकी वजह से लोगों की ट्रेन छूटती है, जिसकी वजह से लोग अस्पताल जाने में होते हैं, और ये हम में से, आप में से जो भी इसको देख रहा है, कभी ना कभी इसका जरूर भुक्तभोगी है। आप मन मौजी करके सरकार रास्ते में से वो न कर रहे हैं, शराब पी के लोग नाच रहे हैं, सड़क का ट्रैफिक बाधित हो रहा है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, और उसके बाद जो एक आदमी वहां अपनी रोजी रोटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको उस पर लग रहा है कि नहीं उसका साउंड लेवल ज्यादा हो जाता है। और वो भी इस देश में जहां पे लोकतंत्र की जो मतलब जहां पे नर्सरी होनी चाहिए। अब हम लोगों को चूंकि अंग्रेजों से सीखना है तो कुछ अंग्रेजी वाली बात भी आपसे शेयर कर लूं। रिचर्ड नॉर्मन है जिन्होंने फंडामेंटली कहा है कि देयर आर 6 रीजंस जिसकी वजह से लोग ये इंपॉर्टेंट लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का हक होना ही चाहिए। पहली चीज उन्होंने कही है कि अगर आदमी को प्रोटेस्ट करने का हक होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो कभी भी आदमी को यह नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं, उसको एक संगठन का एक एहसास होता है कि मेरे साथ भी लोग और हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे फायदा क्या है कि ऑल्टरेशन, आपसे मेरा कन्फ्रंटेशन की जगह डिबेट शुरू होती है, क्योंकि अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उनकी मांग को लेकर डिबेट होती है। उसी तरह से वॉइस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, जो छोटे ग्रुप है, क्योंकि आज लोकतंत्र में यह है कि जो मेजॉरिटी में है वो भले ही देश की मेजॉरिटी नहीं, लेकिन उस सीट पे जो मेजॉरिटी में है सरकार वो अपने हिसाब से चलाता है, और ठीक भी है, लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी भी तो अपनी कुछ बात हो सकती है, उनको भी तो अपनी बात कुछ कहनी है। फिर इससे कभी कभी कुछ, जैसा उन्होंने कहा है कि कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी इससे निकल जाती हैं, और कभी कभी नेक्स्ट जनरेशन लगता है, क्योंकि वो तो यूके के रेफरेंस में कह रहे थे, हालांकि हिंदुस्तान के रेफरेंस में भी अभी वो हो गया। आज से 30-40 साल पहले गे के जो राइट्स हैं, मतलब समलैंगिक लोग, जो दोनों लिंग के लोग एक साथ रहने के जो राइट्स है, वो कोई बात नहीं कर सकता था। बड़ी डिबेट हुई, धरना प्रदर्शन लोग करते थे, लोग हंसी मजाक में उड़ा देते थे। आज हमारा देश का कानून, हमारे देश का कोड भी उस पर लॉ लाने की और उसको वैध करने की बात कर रहा है।
तो धरना प्रदर्शन के अपने वो हैं। दूसरा एक और चीज समझ लीजिए, इस देश का जो भी नेता हुआ वो आप शुरू से ले लीजिए, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो कोई हो, सबने इस प्रोटेस्ट, इस धरना प्रदर्शन के हथियार को अपनाया है। और आजाद हिंदुस्तान में जो कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसको इस धरना और प्रदर्शन को उसने झेला है। 63 में 53 में तमिलनाडु में डीएमके का भयंकर हुआ था एंटी हिंदी प्रोटेस्ट। जवाहरलाल नेहरू को बोलने नहीं दिया गया था, काले झंडे दिखा के वापस किया गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहीं कह दिया था कि भाई ये हिंदी के बारे में आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, हिंदी तो राजभाषा रहेगी। सिर्फ इस बात पे तमिलनाडु ने हिंदी के विरोध में ये प्रदर्शन किया था। आपको याद दिलाने के लिए सिर्फ याद दिला दूं, इंदिरा गांधी ने कि उड़ीसा में नाक टूट गई थी, अगर आपको उनकी मौत से पहले, ये प्रदर्शन का एक ढंग था। आपको याद दिलाने के लिए हाल के दिनों में बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी जब उस पे चीफ मिनिस्टर बने तो लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने कुछ बच्चों ने, कुछ लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सबका रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग ढंग से है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में और याद दिला दूं, जो भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ा है और जिसने, और अगर समाजवादी आंदोलन से नहीं, जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा है, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू आए थे, मोहन सिंह और इन सब लोगों का जमाना था, सदैव त्रिपाठी पाटिल जी, जो लोग, कुछ लोग जीवित हैं आज, श्याम पांडे, सदैव त्रिपाठी, ये लोग जीवित हैं, उनसे जाके पूछिए कि जवाहरलाल नेहरू की क्या दुर्गत की थी इन लोगों ने। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मेजॉरिटी हैं, आप सरकार हैं, तो आप में अपने दूसरे की डिसेंट सुनने की भी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। मोदी जी, हिंदुस्तान में तो वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लोग इस उसमें हो जाते हैं कि ये देश के दुश्मन है इसलिए प्रोटेस्ट नहीं। अभी हाल के दिनों में, अभी एक दो महीना पहले जब यूके गए थे तो वहां पे इनको जबरदस्त प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। ये सब जगह ठीक से रिपोर्ट हुआ है। तो धरना और प्रदर्शन किसी भी जगह का, किसी भी लोकतंत्र का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसको बहुत दबाने की कोशिश ना की जाए। लखनऊ में भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, और मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, उस बड़े धरना प्रदर्शन को आपने यहां से हटा के उसको भेज दिया है इको गार्डन, वो यहां से बहुत दूर। इस पे भी विचार सारी राज्य सरकारों को फिर से करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो धरना प्रदर्शन हम सब लोगों के लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करता है। तो इसको हेय दृष्टि से ना देखिए, इसको इस तरह से ना देखिए कि ये लोग मतलब दे आर न्यूसेंस के तौर पे ना देखिए, इनको पहरेदार के रूप में देखिए। इनको लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में देखेंगे तो हमारे और आपके लिए ये देश ज्यादा बेहतर बनेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।